दूसरे दिन राज्यपाल का अभिभाषण को बताया झूठ का पुलिंदा, कहा सरकार पर लगाए गलत आंकड़े पेश करने का आरोप। पेट्रोल डीजल की बढ़ती महंगाई के विरोध में प्रदर्शन, आरजेडी के प्रदेश प्रभारी ने महंगाई को लेकर केंद्र सरकार को घेरा। रसोई गैस सिलेंडर की बढ़ी कीमतें, रसोई गैस फिर 25 रुपए महंगी, 3 महीने में 225 रुपए बढ़ी कीमत। साइबर अपराधी कुणाल शर्मा की उठक बैठक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, कुख्यात सुबोध सिंह ने बनाया था वीडियो, जेल सुपरिंटेंडेंट से मांगा स्पष्टीकरण। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। अब सीधे रुख करते हैं खबरों की ओर। बजट सत्र के दूसरे दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर सदन के अंदर चर्चा हुई। विपक्ष ने राज्यपाल के अभिभाषण को झूठ का पुलिंदा कहा और सरकार पर गलत आंकड़े देने का आरोप लगाया है। साथ ही सत्ता पक्ष ने विपक्ष के आरोपों का जवाब दिया। विपक्ष द्वारा राज्यपाल के अभिभाषण और नियोजन नीति पर सरकार पर किए गए हमले का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विपक्ष के आरोपों पर तंज कसते हुए वर्तमान सरकार को जनता की सरकार बताया। सरकार आज महामहिम जी के अभिभाषण पर वाद विवाद हुआ। मुझे लगता है कि उन वाद विवाद की कॉपी आप सब लोगों को भी उपलब्ध है और उनसे पूछिए कि अगर उनका कहना है कि ये उन्होंने झूठ का पुलिंदा पढ़ा है तो मुझे लगता है थोड़ा उन लोगों से भी जान लिया जाए कि आखिर ये किताबों में जो लिखी गई हैं ये सही है कि गलत है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ राजीव रंजन हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद है। राजीव, विपक्ष ने राज्यपाल के अभिभाषण को झूठ का पुलिंदा कहा है और सरकार पर गलत आंकड़े देने का आरोप भी लगाया है। राजीव। हेलो जी, बताएं। राजीव, विपक्ष ने राज्यपाल के अभिभाषण को झूठ का पुलिंदा कहा है और सरकार पर गलत आंकड़े देने का भी आरोप लगाया है। जी बिल्कुल, देखिए जिस दिन सत्र की शुरुआत हुई, बजट सत्र की शुरुआत हुई तो पहले दिन ही राज्यपाल का अभिभाषण था और शोक प्रस्ताव था। तो राज्यपाल का अभिभाषण समाप्त हुआ तो विपक्ष के विधायक लगातार हमलावर थे और सदन के दूसरे दिन यानी बजट सत्र के दूसरे दिन जब इस पे चर्चा हुई राज्यपाल के अभिभाषण पे तो विपक्ष पूरी तरह से तैयार था इस आरोप को लगाने के लिए कि राज्यपाल को जो भी आंकड़े दिए गए बोलने के लिए, यानी राज्यपाल जो भी अभिभाषण के दौरान पढ़ती है वो सरकार के आंकड़े होते हैं और सरकार द्वारा तैयार किया गया वो जो दस्तावेज होता है उसको राज्यपाल के अभिभाषण में पढ़ा जाता है। तो विपक्ष का आरोप था कि सरकार ने जानबूझकर राज्यपाल से ऐसा अभिभाषण पढ़वाया है जिसमें सिर्फ और सिर्फ झूठ है, कोई भी विकास के कार्य नहीं हुए, कोई भी योजनाएं नहीं लाई गई है हेमंत सरकार के द्वारा और सिर्फ अपराध में बढ़ोतरी हुई है, भ्रष्टाचार में बढ़ोतरी हुई है। लेकिन अभिभाषण के माध्यम से सरकार ने राज्यपाल से झूठ का पुलिंदा पढ़वाया है। ये आरोप विपक्ष ने लगाया था सरकार पे, सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी। जी राजीव, तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी विपक्ष के आरोपों पर तंज कसा है। जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री ने कहा कि अभिभाषण पे अगर राज्यपाल मैडम अभिभाषण पढ़ रही हैं और विपक्ष द्वारा इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं जो कि बेबुनियाद है तो राज्यपाल तो है, संवैधानिक पोस्ट है, तो ऐसे में वो गलत कैसे पढ़ सकती हैं। भाजपा जो है मर्यादा को ध्यान में नहीं रख रहा है और विपक्ष के द्वारा मर्यादाहीन बातें की जा रही है। हेमंत सोरेन ने ये भी कहा है कि जो लगातार जो नियोजन नीति को लेकर हंगामा हो रहा है विपक्ष के द्वारा और सदन के बाहर भी आप देखेंगे दूसरे दिन भी सत्र का जो दूसरा दिन था बजट सत्र का, उस दिन भी सदन के बाहर भी बीजेपी विधायकों ने प्रदर्शन किया, सदन की कार्रवाई भी नहीं चलने दी। तो उस पर भी मुख्यमंत्री ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि झारखंडियों के हक और अधिकार के लिए हेमंत सरकार का गठन हुआ है और झारखंडियों को हक और अधिकार कैसे देना है सरकार जानती है। विपक्ष को इस पे ज्यादा सलाह देने की जरूरत नहीं है और प्रदर्शन करके सिर्फ और सिर्फ जनता का नुकसान किया जा रहा है सत्ता
विपक्ष द्वारा, और इसको जनता देख रही है और आने वाले समय में इसका जवाब देगी। जी जी राजू, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं बढ़ती महंगाई और पेट्रोलियम के बढ़ते दामों से देश की जनता परेशान है, वहीं यह एक राजनीतिक मुद्दा भी बन गया है। खबर झारखंड की राजधानी रांची से है, जहां आरजेडी के प्रदेश प्रभारी जयप्रकाश नारायण यादव ने महंगाई को लेकर केंद्र सरकार को घेरा और साथ ही कहा कि एक समय बीजेपी के नेता महंगाई को लेकर सदन में प्याज का माला पहनकर आती थी। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता अविनेश कुमार ने लालू यादव पर निशाना साधा और कोरोना में पीएम मोदी द्वारा किए गए कार्यों को सही बताया। राष्ट्रीय जनता दल के नेता श्री जयप्रकाश यादव जी का बयान का विषय है। राष्ट्रीय जनता दल तो वो दल है जो झारखंड राज्य को ही अलग होने देना नहीं चाहती थी। आप सभी को याद होगा स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, जिनके संकल्पों का झारखंड है, और यही राष्ट्रीय जनता दल के लोग पटना में छाती पीट पीट के चिल्ला रहे थे कि मेरी लाश पर झारखंड बनेगी, लालू प्रसाद यादव कह रहे थे। और उसी झारखंड में आकर आज हेमंत सोरेन की सरकार में लालू प्रसाद यादव बैठकर जिस तरीके से उन्होंने जेल मैनुअल का चिरहरण किया है, जितनी सुख सुविधाएं सभी नियम कानून तोड़कर उनको दिए गए हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी के सभी रहनुमा बाल मुड़ाते थे, प्याज का माला पहन के पार्लियामेंट में आते थे। आज वो प्याज का माला कहाँ है, बाल मुड़ाने वाले लोग कहाँ हैं? सब जो हम मौनी बाबा क्यों बन गए हैं? आज उनको आगे आना चाहिए। पेट्रोल प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, डीजल प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। 100 रुपया डीजल का भाव हो गया, पेट्रोल का भाव हो गया। आज जब पेट्रोल और डीजल का दाम दुनिया में घट रहा है, बगल में नेपाल है और बांग्लादेश है, यहाँ जो हमसे 25 रुपया कम है, लेकिन भारत में जो है 100 रुपया पार कर गया। जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शुभम कुमार हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। शुभम, एक तरफ बढ़ती महंगाई से जनता परेशान है, तो वहीं दूसरी तरफ इसके ऊपर राजनीति भी की जा रही है और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार जारी हो गया है। शुभम जी नहीं, बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से मौजूदा जो स्थिति है महंगाई को लेकर बात करें तो महंगाई सबसे महत्वपूर्ण इस विषय में तो पेट्रोल और डीजल के दाम पे बढ़ोतरी हुई है, और जिसका वजह से तमाम चीजों पे, चाहे सब्जियों की बात कर ले, चाहे रसोई गैस की बात कर ले, क्योंकि सब कुछ का जुड़ाव एक दूसरे से बेहद जरूरी है। और जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल की जो बढ़ती महंगाई को लेकर राजनीतिक हलचल देखने को मिला, क्योंकि राजद के प्रदेश प्रभारी झारखंड दौरे पर आए थे और कह सकते जब वो वापस गए यहाँ से, कल उन वापसी हुई और एक बयान देते हुए गए और उससे राजनीतिक में एक हलचल जरूर मचाते हुए गए। और जिस तरीके से उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मौजूदा जो सरकार है केंद्र में नरेंद्र मोदी की, और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि महंगाई को लेकर जिस तरीका से जब केंद्र में किसी और की सरकार थी, जब केंद्र में विपक्षी सरकार थी, तब मोदी के कार्यकर्ता और नरेंद्र मोदी जो कि भारत के प्रधानमंत्री हैं, वो लगातार धरना प्रदर्शन करते थे, प्याज का माला सदन में पहन के लोग जाते थे, लेकिन अब वो चुप्पी क्यों साधे हैं? इसी का कटाक्ष करते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अविनेश कुमार ने झारखंड की राजधानी रांची से आवाज बुलंद करते हुए और उनके आरोपों को कह सकते हैं गलत साबित किया। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जिस तरीका से कोरोना महामारी में नरेंद्र मोदी जो भारत के प्रधानमंत्री, उन्होंने किस तरीके से देश की आर्थिक व्यवस्था को पटरी पर लाया है, ये तमाम चीजों की कह सकते हैं। और ये भी कह सकते हैं एक नियाज महत्वपूर्ण बात है, जिस तरीका से केंद्र पर जब भी बात उठती है महंगाई को लेकर तो वो कोरोना का बहाना बना देते हैं, कोरोना का आर्थिक स्थिति लोगों को बताने में जुट जाते हैं। उसके पीछे वैकल्पिक व्यवस्था नहीं बताई जाती और कब महंगाई कम होगा ये नहीं बताई जाती। लेकिन इतना जरूर कहा जाता है कि कोरोना काल में महंगाई पर अगर बात करें तो कोरोना काल में केंद्र सरकार के द्वारा जो आर्थिक स्थिति है देश पर, वो धीरे धीरे पटरी पानी शुरू हुई है और उसके बाद महंगाई भी कम होता हुआ नजर आएगा। जी अभिनव, लेकिन जिस तरीके से देखा जा रहा है कि लगातार जो है वो महंगाई बढ़ती जा रही है, माफ कीजिएगा शुभम, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है और अभी रसोई गैस में फिर से 25 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, तो क्या आगे भी इस बढ़ोतरी जारी रहेगी या फिर कहीं ना कहीं सरकार जो है वो जनता को महंगाई से राहत देने की पहल करेगी? शुभम
देखिए, पहल की बात करें तो देखिए नियाज, जिस तरीका से महंगाई बढ़ी और रसोई गैस में आज की बात करें तो 25 रुपए की बढ़ोतरी हुई, तो इसका अच्छा असर कह सकते हैं कि असर जो आम लोग रहते हैं, जो मध्यम जी। वर्ग के लोग रहते हैं, चाहे वो रसोई की अगर बात हो जाती है तो महिलाएं जरूर परेशान होगी, क्योंकि प्रति किलो पर अगर 25 रुपए की बढ़ोतरी होती है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि महंगाई का स्तर कितना बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जी। बखूबी आम जनता परेशान है, सरकार मस्त है और आम जनता त्रस्त कह सकते हैं। सरकार अपने वादे तो करती है लेकिन उस धरातल पर उसको उतारने का काम नहीं करती है। लेकिन अब देखना यह होगा कि आम जनता महंगाई के शिकार आखिर कब तक होंगे। क्या महंगाई जो पहले ही आसमान छू गया था अब वो कहां तक जाएगा, उसकी सीमा कब तक निर्धारित की जाएगी, कब तक महंगाई को धरातल पे लाया जाएगा, कब तक आम लोग महंगाई के नाम पर सुकून की जिंदगी जीने को अतुल रहेंगे। जी जी शुभम, बिल्कुल ऐसे तमाम तरह के सवाल हैं जिसका जनता जवाब चाहती है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं कोविड-19 से एक साल तक लड़ने के बाद अब जनजीवन अब धीरे धीरे सामान्य होता जा रहा है। मास्क का प्रयोग, सैनिटाइजर का इस्तेमाल और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कोरोना से जारी जंग में अहम हथियार साबित हुए। भारत की स्वास्थ्य सेवाएं विकसित देशों की तुलना में काफी कमजोर हैं और शायद यही वजह है कि इस जंग में जीत थोड़ी मुश्किल जरूर है पर नामुमकिन नहीं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको वैक्सीन नहीं मिली है। हाथ ऊपर होते रहेगा। मैंने ओरिजिनल 83, 82 चल रहा है, 83 चल रहा है, शायद 38 79 है। जोगा इससे लिखता है, झारखंड में जोगा में चैंपियन हुआ था 2006 साल में। कंपटीशन हुआ गुरु नानक स्कूल में। 5 तरह के आदमी आए हैं, उड़ीसा, बंगाल, झारखंड, बिहार। कह सकते हैं कि संजीवनी बूटी, और जिस प्रकार हनुमान जी ने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी को बचाया था, आज देश में यह संजीवनी बूटी घर में निर्मित दुनिया की सबसे सस्ती वैक्सीन, और आज हम गर्व से कह सकते हैं कि हाँ, हम उस भारत के नागरिक हैं जिसने दुनिया में सबसे सस्ती वैक्सीन इजाद की। हम उस भारत के नागरिक हैं कि एक भी नागरिक को कोरोना काल में भूख से लाइन में सीनियर सिटीजन को खड़ा कर दिया गया। 2-2.5 घंटा बिना किसी डिस्टेंस के साथ खड़े रहे। दरवाजे पर जब पहुंचे हैं तब लोगों बता रहे हैं कि पोर्टल में, उनके पोर्टल में नहीं दिखा रहा है, जबकि हम लोग प्रिंट आउट लेकर अपना रेस्ट्रिक्शन का प्रिंट आउट ही लेकर और नहीं दिखा। ट्रायल में नाम दे दिया, हम लोगों से भी नहीं पूछा और हम लोग सुन के बहुत घबराए हुए थे कि ट्रायल में कुछ भी हो सकता था। तो वो बोला, हम ये जब पूछी थी कि तुम क्यों दिया, तो बोला कि भाई कंट्री में किसी को तो देना है। तो वी हैव बीन सो लॉ अबाइडिंग एंड नेशनलिस्ट पर्सन, और उन लोगों के साथ ये व्यवस्था होती है तो इट्स वेरी वेरी सैड, बहुत सैड। लेकिन जितना कहा जाए कम है इस अव्यवस्था की। 1 बजे से यहाँ के लाइन में खड़े, एक लाइन में खड़े हुए, आधे घंटे बाद बोलते नहीं दूसरी लाइन में जाइए, ये इसमें नहीं होगा, जबकि उस काउंटर में लिखा हुआ है सेकंड डोज, उसमें खड़ा कर दिया। उसमें ही बीच बीच में लोग घुस रहे। अब 1.5 घंटे 2.5 घंटे के बाद में हमको 60 अपने सीनियर सिटीजन बोलते हैं, ना तो बैठने की व्यवस्था, ना वो सोशल डिस्टेंसिंग की व्यवस्था। जो आदमी को कोरोना नहीं है उसको भी कोरोना हो जाए, सीनियर सिटीजन, ये कोई गलत बात है। और उसके बाद आप खड़े होने के बाद में जब अंदर जा रहे हैं तो कहते हैं आपका पोर्टल में सेकंड डे के लिए कर दिया। देखिए, वैक्सीनेशन के लिए वैसे सभी अस्पतालों को चिन्हित किया गया है। जो आयुष्मान भारत योजना, CGHS या स्टेट के किसी भी प्रोग्राम से जिसमें इंश्योरेंस प्रोग्राम है उससे संबद्ध हैं, उन लोगों को चिन्हित किया गया है। अब वो लोग के ऊपर है कि वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों को मोबिलाइज करके अपने यहाँ टेस्ट करवाएं। वहीं एक बड़ी खबर मोतिहारी से सामने आई है, जहां चोरों ने स्कॉर्पियो गाड़ी से 13 लाख रुपए उड़ा लिए। दरअसल ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना मोतिहारी शहर के ज्ञान बाबू चौक की है।
आपको बता दें कि घटना के बाद पूरे चौक पर सनसनी फैल गई। वहीं व्यवसायी ने घटना की जानकारी थाने को दी, जिसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज निकालकर मामले की तहकीकात में जुट गई है। वहीं चोरों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। ताजा मामला औरंगाबाद के सदर अस्पताल से सामने आया है, जहां पर अस्पताल के ही कर्मचारी के द्वारा ही ऐसी चुराने का मामला प्रकाश में आया है। गौरतलब है कि औरंगाबाद जिला के सबसे बड़े हॉस्पिटल सदर हॉस्पिटल जिसे सरकार आधुनिक उपकरणों से लैस कर रही है, वहीं उसमें कार्यरत कर्मचारी उपकरणों की चोरी करने में जुटे हुए हैं। हम सिटी स्कैन के कंट्रोल रूम में बैठे थे, अचानक गैस लीकेज की आवाज़ हुआ। इसके बाद हमको लगा कि गैस का एसी का कंप्रेसर फट गया, तो हम पहले टोटल एनसीबी गिराए। एनसीबी गिराने के बाद हम जब पीछे की तरफ गए तो हमारा पाइप कट चुका था। इसके बाद हमने दौड़ना शुरू किया। फिर नेक्स्ट जब उधर से दौड़ के आ रहे थे तो ये लोग वैक्सीन के थोड़ा सा आगे बर के पेड़ से पीछे हम उनको देखे तो हमको 100% डाउट हुआ कि हम इधर से घुसे हैं, उधर से निकल के आ रहे हैं। उसी पर हमको शक हुआ कि यही लोग काटे हैं। इस मामले पर हम लोग सीसीटीवी के स्तर से छानबीन करेंगे, डाला जा रहा है और इस पे चिन्हित करते हुए कार्रवाई के लिए लिखा जाएगा और नगर थाने में भी इसकी एफआईआर की जाएगी। हमारा मलेरिया विभाग में है कार्यरत। जो सोनू कुमार पर आरोप लग रहा है उसी को तो नहीं है? हाँ, उसी का है, लग रहा है। क्या नाम है उसका? सोनू कुमार नाम है उसका। कहाँ पोस्टिंग? मलेरिया विभाग। क्या कार्रवाई करवाइएगा? अगर ये दोषी पाया जा रहा है तो इसके खिलाफ एफआईआर किया जाएगा। वहीं समस्तीपुर में आग का कहर लगातार जारी है, जहां वारिस नगर के गोही पंचायत में 5 घर जलकर राख हो गए। आग लगने की वजह बिजली शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। स्थानीय लोगों का बताना है कि बिजली के पोल से निकली चिंगारी एक घर पर गिरी और देखते ही देखते आसपास के घरों को अपनी चपेट में ले लिया। घर में रखे सामान व कागजात जलकर राख हो गया। लाखों का नुकसान बताया जा रहा है। बेगूसराय में एक प्रेमी युगल ने थाने पहुंचने का मामला सामने आया है, जहां पर दोनों ने अपनी जान की रक्षा के लिए गुहार लगाई है। मामला मुफस्सिल थाना क्षेत्र का है। 3 साल से एक दूसरे से प्यार करता है और 24 फरवरी को न्यायालय के साथ मंदिर में शादी कर ली। उसने कहा कि शादी की जानकारी मिलते ही लड़की पक्ष के लोगों ने लड़की को जान से मारने की धमकी दी। उनका कहना है कि 2 दिन पहले ही गोली चलाया गया था, जिसमें वे दोनों बाल बाल बच गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। शादी हुआ है सांख नपटोलिया। मेरे हस्बैंड का नाम है पिंकू कुमार और मेरे घर वाले हैं जो वो मेरे ऊपर जानलेवा हमला कर रहे हैं और हम और मेरे हस्बैंड एक दूसरे से प्यार करते थे। लेकिन जब हम अपने मम्मी पापा को आगाह किए, मनाने की कोशिश किए, बोले कि हम शादी करना चाहते हैं, तो मेरी मम्मी पापा माने नहीं और उसके बाद वो मेरे मारने का प्लानिंग सेट कर दिए। तो मुझे मारने का प्लानिंग सेट की और बोले तुम्हें मार कर और जो जिससे प्यार करती थी उस लड़का को, उसके परिवार वाले को हम फंसा देंगे। तो इसके लिए हम वहाँ से जान बचाकर भागे और अपने हस्बैंड के पास आए और उसके बाद हम कोर्ट से शादी कर लिए। वहीं अगली खबर बेगूसराय से है, जहां बेटी की विदाई से पहले ही एक मां की अर्थी उठ जाने का एक दर्दनाक मामला सामने आया है। इस मामले में मां अपने बेटी की रुखसती के लिए बाजार से कपड़ा खरीदने जा रही थी, तभी बाइक से गिर जाने से मौके पर ही मां की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही डंडारी थाने के पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। नौ दिन था, 9वां दिन जैसे कि वो पुछार नहीं होता है, पुछार लेकर के लाने के लिए जाते, उसी दरमियान कुछ कपड़ा उपड़ा खरीदने के लिए जा रहे थे तो मोटरसाइकिल पर पीछे बैठे थे। 1 सप्ताह से लगन के टाइम में खाना पीना तो जानते ही हैं जो कि ढंग का होता है। एक जर्किन में वो फिसल गई, पीछे गिर गई, माथा में चोट लग गया।
खून निकलने लगा। उसके बाद बेगूसराय लाए अभिषेक डॉक्टर के पास, CT स्कैन हुआ। CT स्कैन करने के बाद जो है वो उनको डॉक्टर पास ले गए अभिषेक जी के पास, तो मृत्यु कोशिश कर दी। लड़की की विदाई के लिए कपड़ा खरीदने के लिए जा रहे थे डंडारी, गिर गए बाइक से। हाँ पीछे में थे, ससर गए। वो किनके साथ जा रहे थे? भागना था। फिर क्या हुआ? उनको उठा के लाए बेगूसराय डॉक्टर के यहाँ। वहीं बजट सत्र के दूसरे दिन झारखंड विधानसभा के बाहर और अंदर जमकर हंगामा हुआ। सदन के बाहर कांग्रेस के विधायकों ने जहां पेट्रोल डीजल के गैस के दामों में बढ़ोतरी के खिलाफ प्रदर्शन किया, वहीं बीजेपी विधायकों ने सदन के अंदर रोजगार से लेकर नियोजन नीति के मुद्दे पर प्रदर्शन किया और हंगामे भी किया। इसे देखते ही स्पीकर को सदन की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। देखिए रिपोर्ट। पूर्ववर्ती सरकार ने नियोजन नीति को रद्द करने के फैसले पर झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन सदन में जमकर हंगामा हुआ। सत्र की शुरुआत के पहले बीजेपी विधायकों ने हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शन किया। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही बीजेपी विधायक रघुवर दास के द्वारा लाई गई नियोजन नीति को रद्द किए जाने के खिलाफ वेल में खूब हंगामा काटा गया। बीजेपी विधायक कार्य स्थगन प्रस्ताव लेकर इस पर चर्चा करने की मांग कर रहे थे। स्पीकर रविंद्रनाथ महतो और संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने विपक्षी विधायकों को समझाने की कोशिश की। इस पर चलते सदन में चर्चा भी कराई जाएगी, लेकिन बीजेपी विधायक को सुनने के लिए राजी नहीं थे। वे बार बार कार्य स्थगन की मांग कर रहे थे। हंगामा इतना तेज था कि कार्यवाही को 1 घंटे के लिए स्थगित करना पड़ा। हंगामे के बीच वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने 7,323.24 करोड़ का दूसरा अनुपूरक बजट पेश किया। राज्य को उत्तर देने के लिए कहा है। सदन के नेता सदन में मौजूद रहते हैं, उसके बाद भी राज्य के युवाओं के सवाल से भाग रहे हैं। राज्य के युवाओं के सवाल जो भारतीय जनता पार्टी के माननीय विधायकों ने उठाया, सदन के अंदर हम लोगों ने यही आवाज तो उठाया, आप रोजगार दो। आप जो वादे कर आए थे कि 5 लाख नौजवानों को रोजगार देंगे प्रत्येक साल, वो रोजगार कहाँ गया हमारा? ये रोजगार का मांग को लेकर के और सदन में कोई उत्तर नहीं आ रहा। तो हम एक प्रतिपक्ष के नाते अपनी भावनाओं को, राज्य के जनता के नौजवानों के जो सवाल है, वो प्रतिपक्ष के नाते राज्य की जनता के सवालों को हम करते रहेंगे और लगातार सदन के अंदर भारतीय जनता पार्टी राज्य की जनता की आवाज बनेगी। असर पड़ेगा। हम लोग तो राज्य के 3.25 करोड़ जनता और यहाँ के युवाओं के लिए जो ज्वलन समस्या को लेकर आज सदन में हम लोग आज सदन को घेरने का काम करेंगे, क्योंकि रघुवर जी की सरकार में जो नियोजन नीति बनी थी, जिसमें झारखंडी मूलवासियों को यहाँ पर 24 जिला में तृतीय एवं चतुर्वर्गीय नौकरी में प्राथमिकता देने का काम शुरुआत हुई थी और यहाँ के युवाओं को रोजगार मिल रहा था। अभी कैबिनेट से सरकार ने इसको स्थगित करके और युवाओं के भविष्य पर पंचिंग लगा दिया। एक वो जहाँ हेमंत सोरेन सरकार कहती है कि हम रोजगार देंगे, रोजगार देने का वादा की थी सरकार, रोजगार देने के वादे के साथ सरकार सत्ता में आई और सत्ता में आने के बाद नियोजन नीति को ही इन्होंने स्थगित कर दिया। बीजेपी के विधायक एक तरफ सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं सत्ता पक्ष बीजेपी को जनता के विरोधी पार्टी बताने में लगी है। कांग्रेस ने महंगाई, रोजगार पर अपना विरोध दर्ज कराया। झारखंड मुक्ति मोर्चा की विधायिका सीता सोरेन ने सदन की कार्यवाही बाधित होने पर अफसोस जताते हुए बीजेपी को जनविरोधी सरकार कहा। देखिए, बिना मतलब का हंगामा करना है। भारतीय जनता पार्टी का शुरू से ही इस तरह की नीति नियत रही है। एक क्वेश्चन रहता है बहुत महत्वपूर्ण पूरा राज्य का, उस पर बाधित करना ये कहीं से भी सही नहीं है। अच्छा मैडम, अनुपूरक बजट जो लाया जा रहा है, भाजपा का ये आरोप है कि जो मूल बजट है उसका भी 35% भी खर्च हुआ नहीं, अनुपूरक लाने का क्या औचित्य? देखिए, राशि तो खर्च होना ही है और बजट भी ज़रूरी है। ये हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो बजट है उस पर विचार किया जा रहा है कि जल्द से जल्द हम लोग खर्च करें। बजट सत्र के दूसरे दिन सदन के पहले पाली की कार्यवाही पूरी तरह से बाधित रही। सत्र का दूसरा दिन हंगामे की भेंट चढ़ गया। हंगामा पक्ष विपक्ष दोनों की तरफ से किया गया। बीजेपी के विधायक सरकार और स्पीकर के किसी भी आग्रह को मानने को तैयार नहीं हुए। बीजेपी की सिर्फ एक ही मांग थी कि नियोजन नीति पर सरकार अपनी स्थिति स्पष्ट करे, तभी सदन की कार्यवाही चलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, वीआईपी न्यूज, रांची।
वहीं हजारीबाग में पूरे 1 साल के बाद सिनेमा हॉल खुले हैं, जिसे लेकर लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। साथ ही साथ लोग कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए सिनेमा हॉल में प्रवेश करते नजर आए। स्थानीय लोगों का कहना है कि अभी हॉल में भीड़ नहीं है, पर आने वाले दिनों में हॉल में भीड़ होगी। वहीं सिनेमा हॉल संचालक का कहना है कि लोग पूछ कर जा रहे हैं कि आने वाले समय में सही से संचालन होने की संभावना दिखाई दे रही है या नहीं। साल 5-10 दिन कम है, 1 साल पूरा हो गया। कैसा लग रहा है आपको आज सिनेमा 1 साल बाद खुली है? 1 साल बाद खुल रहा है तो बहुत खुशी हो रही है। बीच में हम लोग बहुत मायूस थे, पब्लिक आके पूछ के चला जाता था कि कब खुलेगा। हम लोग सही बता नहीं पाते थे। सरकार का जब आदेश आ गया कि 1 तारीख से खोलना है तो हम लोग पूरा सरकार के गाइडलाइन के मुताबिक पूरा तैयारी कर लिए और एक सिनेमा आज शुरू किए हैं। 3 स्क्रीन है मेरा। बेहद खुशी हो रही है कि आज सिनेमा हॉल खुला है और पिछले 8 महीने से हम लोग घर में टीवी और मोबाइल के माध्यम से ही मनोरंजन का आनंद लेते थे, लेकिन सिनेमा हॉल में सिनेमा का आनंद ही कुछ और है। सामूहिक रूप से लोग एक साथ बैठ करके बड़े स्क्रीन में जब सिनेमा देखते हैं तो लगता है कि एकदम जीवंत सामने से पूरे फिल्म को देख रहे हैं और उसके कहानी को समझ रहे हैं। वहीं समस्तीपुर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जन्मदिन अनोखे तरीके से मनाया गया, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जन्मदिन के मौके पर उनके चाहने वालों ने तस्वीर के सामने भूजा रखकर अनोखे तरीके से जन्मदिन मनाया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब भी समस्तीपुर से होकर गुजरते हैं तो वहां सबसे अच्छा ये आए हैं और जब भी रास्ते से गुजरते हैं तो वो भुजा खाते हैं। इनके लिए हम घर से भुजा लाते हैं और खाना में भी उनका जो है कभी काल इच्छा हुआ तो खाना खाते हैं। चावल है अपना घर का लाल वाला और गोदैला बनता था, हम लोग को माँ गोदैला कहती है, जो मटर का बनता है वो उनका पसंद है, और आलू सीसा पानी का चोखा वही खाते हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।